गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे मेहनत करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल तक जो हम पढ़े वो तो आपको पता है और उसका रिवीजन भी किए। कल आप लोग उम्मीद है कि कर लिए होइएगा और क्वेश्चन मिला होगा उसको बनाया भी होइएगा। और ये क्या है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, जो दिया जा रहा है उसका डिस्कशन सैटरडे को किया जाएगा, जिससे कि एक स्लॉट में सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि लेटर मोडिया फेज में आगे क्या क्या है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर, समझ रहे हैं ना? लेटर मोडिया फेज आर्ट एंड कल्चर क्या है, इसको समझना है। अब देखिए क्या है आर्ट एंड कल्चर में, क्या क्या इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है, स्तूप बहुत इंपोर्टेंट है। चैत और बिहार, इसको भी, इसके बारे में भी जानना है। मूर्ति कला, समझ रहे हैं ना? और ये चित्रकला। क्लियर? क्या क्या पढ़ना है? स्तूप, स्तूप, चैत, बिहार और क्या है, मूर्ति कला और चित्रकला। इस काल में जो विकास हुआ इन चीजों में, हर एक के बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए क्या है स्तूप के बारे में। क्या है स्तूप, ये पहला क्वेश्चन है। और टाइप क्या है स्तूप का, और मेजर स्तूप कौन कौन से हैं। पर देख रहे हैं ना कि सेक्शन वाइज अलग किए हुए हैं, अलग अलग टाइप से इसको पढ़ना है कि क्या है, व्हाट इज स्तूप, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके मेजर स्तूप कौन कौन से हैं, इसी के बारे में। अब देखिए स्तूप क्या है। बुद्ध एवं बोधिसत्व के शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा जो वस्तु उपयोग में लाया गया था, उसी को क्या किया जाता है, अर्धचंद्राकार आकृति, हाफ शेप स्ट्रक्चर में बना के रखा जाता है, उसी को स्तूप बोला जाता है। मतलब क्या, बुद्ध या उसके अनुयायी जिनका मृत्यु हो गया तो उनके अवशेष जो उनके द्वारा यूज किए गए थे वो किस में बना के रखा जाता है, अर्धचंद्राकार आकृति में बना के रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्तूप। क्लियर? अब देखते हैं आगे, एक बार देख लीजिए क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से बताया जा रहा है, शायद आप लोग देख रहे हैं इसको। अब देखिए आगे क्या है, टाइप्स ऑफ स्तूप। ये देख लीजिए कैसे एक शारीरिक स्तूप होता है, एक पारिभोगिक स्तूप होता है, और एक उद्देशिक स्तूप होता है, और एक पूजार्थिक स्तूप होता है। जो शारीरिक अवशेषों पर के ऊपर स्थित रहता है उसको क्या बोलेंगे, शारीरिक। और यूज की गई वस्तु के ऊपर जो निर्मित होगा उसको क्या बोलेंगे, पारिभोगिक। पारिभोगिक। और क्या, युद्ध के जीवन की घटना पर जो आधारित रहेगा उसको क्या बोलेंगे, युद्ध के जीवन पर की घटना पर जो आधारित रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, उद्देशिक स्तूप। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक है पूजार्थिक स्तूप, पूजा अर्चना या मनौती से संबंधित जो स्तूप बनाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, पूजार्थी। क्लियर है ना? तीन टाइप का है, कौन कौन सा देख लीजिए, शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिक, पूजार्थिक। अब देखिए क्या है कि ये शारीरिक में है, शरीर के ऊपर रहेगा, और पारिभोगिक मतलब क्या, यूज किया गया वस्तु जो है उसके ऊपर जो बनेगा उसको बताएंगे। और क्या है उद्देशिक, मतलब युद्ध के जीवन में, मतलब जो युद्ध हुआ उसके घटना पर आधारित जो अवशेष मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उद्देशिक स्तूप। और एक है क्या, चौथा पूजार्थिक, मतलब पूजा अर्चना के बाद का जो अवशेष बचता है उसी से संबंधित जो स्तूप बनेगा उसको क्या बोलेंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए आगे, प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं। पहला सांची का है, आपको पता है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है कि नहीं है। ये अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया स्तूप है, अशोक के द्वारा। और ये क्या है, स्तूप 1 किसके लिए था, अशोक के द्वारा। स्तूप क्या है, 2 किसके लिए, 10 बौद्ध संतों की याद में, मतलब 10 बौद्ध संतों की याद में बनाया गया था। और स्तूप 3 क्या था, बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र महामोदिलयान के का स्तूप है। समझ रहे हैं ना? पहला अशोक के द्वारा निर्मित है, दूसरा स्तूप जो है 10 बौद्ध संतों की याद में बनाया गया था, तीसरा क्या है, बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र महामोदिलयान के याद में स्तूप बनाया गया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, भरहुत स्तूप, नाम सुने होइएगा। कहां पर है ये भी, सतना मध्य प्रदेश। ये भी कहां पर है, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्मित है। समझ रहे हैं ना? ये जो भरहुत स्तूप है किसके द्वारा निर्मित है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा।
और ये क्या है, और इस पे क्या है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित ये स्तूप है। समझ रहे हैं ना, बुद्ध के जीवन में जो जो घटना घटा ना, उसी के आधार पर ये स्तूप बनाया गया है, भरहुत स्तूप। क्लियर। अब देखते हैं आगे, बौद्ध स्तूप बोध गया बिहार। समझ रहे हैं ना, गया बिहार में कौन सा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। और ये क्या है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से की घटना पर आधारित है। समझ रहे हैं ना, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना पर आधारित कौन सा स्तूप कहां बना हुआ है, गया बौद्ध जो बिहार में है, उसी को क्या बोला जाता है, बौद्ध गया या बौद्ध स्तूप। क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, आगे देखिए क्या है, अमरावती स्तूप। ये भी किसके द्वारा निर्मित है, अशोक के द्वारा। सातवाहन इसका संरक्षण किए थे, सातवाहन शासक जो थे वो क्या इसका क्या किए थे, संरक्षण किए थे। और क्या है, मार्बल से निर्मित एकमात्र स्तूप। ये बहुत हो गया, वीवीआई पॉइंट हो गया इसके लिए कि मार्बल से निर्मित एक स्तूप जो है कौन सा है, तुम अमरावती का स्तूप। वो कहां स्थित है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अमरावती स्तूप कहां है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अशोक के द्वारा ये निर्मित है। अब है धमेका स्तूप, ये भी किसके द्वारा निर्मित है, अशोक के द्वारा। धमेका स्तूप किसके द्वारा निर्मित है, और ये कहां पर है, तो सारनाथ में है। ठीक है। इस स्तूप में तोरण द्वार नहीं था। ये तोरण द्वार क्या होता है ये भी बताएंगे, इंतजार कीजिए थोड़ा देर। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब देखिए अमरावती, धमेका, बौद्ध गया में बौद्ध स्तूप है, और क्या क्या था, भरहुत स्तूप था, और क्या था, पहला सांची का स्तूप था। अब देखते हैं आगे, चैत और बिहार। देख रहे हैं ना कितना स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिया गया है, चैत और बिहार। इसका अर्थ क्या होगा, तो चैत का अर्थ क्या होता है, पूजा या प्रार्थना का स्थल। कहां, जहां बौद्ध भिक्षु पूजा या प्रार्थना करते थे उस स्थल को क्या कहा जाता है, चैत। और बौद्ध बिहार किसको बोलेंगे, कि बौद्ध भिक्षुक जो या बौद्ध संत जहां पर रहते थे। समझ रहे हैं ना, इसी के नाम पे हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा, बिहार। समझ रहे हैं ना, चैत समझ गए, पूजा या प्रार्थना स्थल था। बिहार क्या था, बौद्ध भिक्षुक और संतों के रहने का स्थान था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ये देखिए, समझ रहे हैं स्तूप का एंट्री गेट क्या है, ये है एंट्री गेट। क्लियर। यहां पर क्या है, पूजा या प्रार्थना स्थल, जिसको क्या बोलेंगे बताइए, चैत। कोई दिक्कत। और ये स्तूप यहां पर था, स्तूप समझ रहे हैं ना, जो बौद्ध भिक्षु का के लिए बनाया जाता था, मरने के बाद उनके अवशेष से बनता था, अलग अलग युद्ध के द्वारा भी बनता था, पूजा प्रार्थना के बाद भी अवशेष बचते थे उसका भी बनाया जाता था। समझ रहे हैं ना इसको, ऐसा ही फिगर ऐसे ही बनाया जाता था। अंदर में गुफा में क्या करते थे ये लोग, जाके रहते थे। अब देखिए प्रमुख चैत्य या बिहार क्या है, अजंता और एलोरा का, कहां पर है, महाराष्ट्र में। और कार्ले कहां पर है, महाराष्ट्र में। और ये सबसे बड़ा चैत्य है, सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है, कार्ले। कार्ले, और वो कहां पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर। इसके अवशेष अभी भी सुरक्षित हैं। समझ गए ना, कार्ले का जो ये है उसका अवशेष अभी भी क्या है, सुरक्षित रखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं आगे, मूर्ति कला। चैत्य और बिहार समझ गए आप लोग अच्छे से। अब आते हैं मूर्ति कला पर। अब देखते हैं मूर्ति कला, स्टेच्यू आर्ट। एक गांधार शैली था, एक मथुरा शैली है, और एक अमरावती शैली है। तीनों शैली के बारे में क्या करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, समझ रहे हैं ना, आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो रीजन था यही था ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखिए क्या है, बामियान से लेकर तक्षशिला। बामियान में एक बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिसको तालिबान के द्वारा क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है। कर दिया गया कि नहीं कर दिया, वो वर्तमान में कहां पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, वो ध्वस्त कर दिया गया। इस आर्ट पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। गांधार कला पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, और इस आर्ट में स्टैच्यू बनाने में ब्लैक और ब्लू सैंडस्टोन का यूज किया गया। समझ रहे हैं ना, ब्लैक और ब्लू, काला या नीला सैंडस्टोन का यूज किया गया था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या है,
इस आर्ट में बुद्धा और बोधिसत्व व ग्रीक देवी देवताओं के बनाई स्टेच्यू बनाया गया। किसका किसका? बुद्ध बोधिसत्व और ग्रीक के जो देवी देवता थे उसका बनाया गया है इस आर्ट में। क्लियर? गांधार शैली में। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे क्या है। बुद्ध की सबसे ज्यादा स्टेच्यू किस शैली में है? गांधार शैली में है। बुद्ध की सबसे ज्यादा स्टेच्यू किस शैली में है? ये सारे पॉइंट जो टिक करते जाते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग देखिएगा कभी कोई एग्जाम में जरूर मिलेगा। और इस कला के संरक्षक शक और कौन थे? कुषाण दोनों थे। यथार्थवादी रियलिस्टिक। इस आर्ट में बुद्ध को के बढ़े हुए बाल, दाढ़ी, मुंह, कमजोर शरीर और क्या क्या दिखाया गया? वस्त्रों को दिखाया गया है। क्लियर? इसमें क्या क्या दिखाया गया है? बढ़े हुए बाल, दाढ़ी, मूंछ, कमजोर शरीर और ढीले ढीले वस्त्रों को दिखाया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए आगे, मथुरा शैली। ये नॉर्थ इंडिया में है। मथुरा शैली कहां पर है? नॉर्थ इंडिया। आप लोग मैप बनाने का कोशिश कीजिएगा मेरे ही साथ, शायद समझ में आ जाएगा। ये जो रीजन है, कौन सा रीजन है? नॉर्थ इंडिया। और ये क्या है? मथुरा शैली इसी आसपास में विकसित हुआ था। कौन सा वर्तमान में कौन सा इलाका है? उत्तर प्रदेश का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखते हैं आगे, इस कला के संरक्षक कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, लाल बालू का पत्थर का यूज होता था। किसका? मथुरा शैली में लाल बालू का पत्थर का यूज होता था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखते हैं आगे, इस कला में ब्राह्मण धर्म, समझ आया ना, बलराम, शिव, दुर्गा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी सबका मूर्ति बना गया। समझ रहे हैं ना? मथुरा शैली में किसका किसका? बलराम, शिव, दुर्गा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सारे का मूर्ति बना हुआ है। किस कला, किस शैली में? मथुरा शैली में। क्लियर है? अब आगे देखिए, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित थी। सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में, लेकिन पहली मूर्ति किस शैली में? मथुरा शैली में। क्लियर? समझ गए ना? क्या है? क्लियर कीजिए एक बार इसको कि पहली मूर्ति मथुरा में और सबसे ज्यादा किस में? गांधार में। किसकी? तो बुद्ध की। क्लियर? अब देखिए आगे, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी क्या है? बुद्ध के बिना दाढ़ी मूंछ के साथ टाइट क्लॉथ में मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है। वो क्या? ये रियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक था और ये आइडियलिस्टिक है। यह क्या है? आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, मतलब समझ रहे हैं ना? ये अजम्पशन है। आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी सुने होइएगा, सुने है ना? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े होइएगा। अब देखिए, आइडियल चीज है ये। बुद्ध के सिर के पीछे प्रभामंडल का निर्माण किया गया। प्रभामंडल का निर्माण कहाँ, किसके सिर के पीछे किया गया है? बुद्ध के। देखिए होइएगा ना, पीछे बुद्ध भगवान के पीछे एक बना रहता है कि नहीं बना रहता है? वो मंडल प्रभामंडल कहलाता है। अब अगला शैली कौन है? अमरावती। और ये कहां पर है? साउथ इंडिया में। तो आप लोग को तो मैप बनाने आ ही गया होगा लगभग। अब लगता है हमको ये एरिया जो है, कौन सा एरिया है? साउथ इंडिया का रीजन है। क्लियर? अब देखिए, अमरावती और क्या है? नागा अर्जुन कोंडा। समझ रहे हैं ना? इसमें किसका यूज हुआ? तो मार्बल का यूज हुआ। और नेचुरल सब्जेक्ट से संबंधित मूर्तियों का निर्माण। समझ रहे हैं? नेचुरल सब्जेक्ट, नेचर से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट थे उससे संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ यहां पर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखते हैं आगे, चित्रकला। एक है टेम्परा। वाल क्या है? वाल एट रफ, मतलब क्या? दीवाल को क्या कर दिया था? रफ बना के, मतलब क्या? खुरदुरा बना के उसके उस पर क्या बनाया जाता था? टेम्परा। टेम्परा पेंटिंग किया जाता था। उस पर लाइम स्टोन, समझ रहे ना? चूना पत्थर समझते हैं ना? लाइम स्टोन किसको बोलेंगे? चूना पत्थर का। चूना पत्थर से क्या किया जाता था? इस पर पॉलिश किया जाता था। अब दूसरा क्या है? इसको वेट मेथड, मतलब क्या? गीला करके, समझ रहे हैं ना? वाल को खुरदरा कर दिए और क्या है? लाइम स्टोन को क्या करते थे? उसमें डाल डाल के गीला करके डाल देते थे। तो जो आर्ट के लिए बनता था उसी को क्या बोलते थे? टेम्परा। क्लियर? अब एक है फ्रेस्को। दूसरा टाइप क्या है? फ्रेस्को। ये क्या है? वाल समझते हैं ना? उसमें सीधा, जैसे जैसे वाल है उसमें क्या करता था?
लाइमस्टोन या खड़िया से पेंटिंग करता था। समझ रहे हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर समझते हैं ना आप लोग, सुर्खी चूना समझते होइएगा, जो घर में पुराने जमाने में बनाया जाता था, बनाया जाता था कि नहीं बनाया जाता था, उसी टाइप का ये स्कल्पचर था। और ये ड्राई मेथड था, मतलब क्या, ये सूखा। ये मेथड कौन सा था, वेट मेथड, मतलब गीला करके दिया जाता था। और घोल समझते हैं ना, जैसे अभी भी सीमेंट का घोल क्या क्या बना के उसका नहीं व्हाइट व्हाइट मार्क मारते हैं, बात समझ रहे हैं ना। सूखा सीमेंट भी नहीं मारते हैं, जब प्लास्टर करने के बाद सूखा सीमेंट का घोल दिया जाता है कि नहीं जाता है। तो ये जो वेट मेथड में अलग हुआ, गीला डालना है, इसमें क्या है, ड्राई मतलब सूखा चीज मारता था। कौन कौन चीज, लाइमस्टोन के साथ क्या करता था, खड़िया, समझ रहे ना, खड़िया समझते होइएगा, सुर्खी चूना। अब ये सिस्को जो है वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर क्या है, सिस्को। कोई दिक्कत, टेम्परा, फ्रेस्को और सिस्को, ये पेंटिंग्स का मेथड है। शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होइएगा, इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। और पीपीटी जो मिलेगा ना, उसमें बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, टेम्परा, फ्रेस्को और सिस्को, ये बड़ी आइडियल चीज है। इसमें एक में गीला है, एक में क्या है सूखा, और एक में क्या है दोनों का मिक्सचर, यही है ना। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थान, पहला कौन सा स्थान है, देखिए अजंता का गुफा महाराष्ट्र में। अब देखिए अजंता में नेचुरल और रिलीजियस सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक और धार्मिक सब्जेक्ट के से रिलेटेड पेंटिंग है। कहां पर, अजंता में। अब दूसरा क्या है, अजंता की पेंटिंग ह्यूमन सेंसिटिविटी, समझ रहे हैं ना, उस समय का ह्यूमन कितना सेंसिटिव था, उसी को दिखाया गया है किसमें, अजंता के पेंटिंग में। क्लियर। आप देख रहे हैं ना कि कैसे कनेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट। आप जो पढ़ते थे और अभी जो पढ़ रहे हैं बहुत चेंजिंग आएगा, और धीरे धीरे और ज्यादा आएगा। क्योंकि अब रवि सर का कहना हुआ कि सर मेंस का भी सीरीज स्टार्ट किया जाए, पहले तो पीटी का बोले स्टार्ट कर लीजिए, फिर मेंस का कीजिएगा, तो सारे चीज मिलेंगे आपको। अब देखिए आगे क्या है कि केव नंबर 9-10 में क्या है, लेटर मौर्य फेज में निर्मित था। बात समझ गए। केव नंबर 9 और 10 किस में था निर्मित, बिल्कुल सही। और 16-17 किस काल में था, गुप्ता पीरियड में। बाकी सारी पेंटिंग्स किस में बने हैं, गुप्त काल के बाद में बने हैं। क्लियर। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, ये सब बहुत वीवीआई है। हर पॉइंट को आप लोग देखिए, कम से कम समझने का कोशिश कीजिए, लेक्चर सुनिए। अब आगे क्या है, क्वेश्चन आ गया। उस दिन भी बताए थे, कल भी क्वेश्चन मिला था और आज भी क्वेश्चन मिला। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। समझ रहे ना कि कौन होगा, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मणी। इसमें से कोई ना कोई एक तो होंगे ही, एक से ज्यादा तो होना नहीं है। क्लियर। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। स्वर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल के से 5 गांव दान देने की प्रार्थना किया था। क्या है, धारिंद्र, संग्राम, धनंजय, बालदेव पुत्र, चूड़ानिवर्मन। क्लियर। अब देखिएगा ये सब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कम से कम समझने का कोशिश कीजिएगा और बनाने का भी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखा, टेसियस, टॉलमी, प्लिनी, एस्ट्रेबो। जो लिखे होंगे आप लोग देखिएगा, आंसर कीजिएगा खुद से। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, समझ रहे हैं ना, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। आप खुद को चेकआउट कीजिए कि कहां पढ़े हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त हुआ, तो तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासरी से, ताजुल मासिर से, तारीख ए मुबारक शाही से। किस किस से हुआ आपको देखिएगा और आंसर कीजिएगा। अब अगला क्या है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर जरूर कीजिएगा और असेसमेंट होगा सैटरडे को, सारा क्वेश्चन का आंसर एक बार जब देंगे। अब देखिए आगे क्या है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से, सुहरावर्दी, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती, फिरदौसी। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन देंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इससे आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, सर्कुलेट कीजिए।
जिससे क्या हो कि चैनल आगे बढ़े और आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, क्योंकि सबसे बड़ा मार क्या है कंटेंट का, और अच्छा कंटेंट ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।